अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम यहाँ सब बिकता है के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला न्याज। इस प्रोग्राम से अब आप बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ से, और इस प्रोग्राम में हमने बहुत बार जो है वो माहिर कानून को भी दावत दी ताकि प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो आपके सामने रखे जाएं। अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं तो उसको भी इस प्रोग्राम के थ्रू हल किया जाए। इसके अलावा हमने हर तरह की लाहौर की प्रॉपर्टी के बारे में बात की है, हाई राइज बिल्डिंग के बारे में बात की है, कमर्शियल के बारे में बात की है, रेजिडेंशियल बात की है। कुछ इश्यूज़ थे जो ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कमीशन के जो इश्यूज़ थे वो आपके सामने रखे गए, कुछ हल हो गए हैं, कुछ हल होना बाकी हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में भी हमने जो है वो दावत दी है, हमने मदऊ किया है माहिर कानून को, जो कि उनसे पूछेंगे स्पेशली इस लिहाज से कि अभी भी प्रॉपर्टी में जो है वो किस किस्म की मुश्किलात जो है वो लोगों को आ रही हैं, और इन्होंने अपने इस करियर में, अपने इस पेशे में जो है वो किस तरह की जो है वो हर्डल्स खुद देखी हैं और कौन से ऐसे केसेस हैं जो इनको बहुत मुश्किल तरीन लगे। तो राना इंतज़ार साहब हैं, पहले भी प्रोग्राम का हिस्सा रह चुके हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया हिस्सा बनने के लिए, और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। इस प्रोग्राम में भी हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। मुतादिद प्रोग्राम्स में हमने बात की कि ग्वादर के इशू पे बात करेंगे, लेकिन हमेशा ग्वादर का जो पहलू है वो हमेशा कम जो है वो हाईलाइट हुआ है, इतना उसको हाईलाइट नहीं किया गया। आज हम ग्वादर पर भी बात करेंगे। साजिद शेख साहब है हमारे साथ, हमारे दूसरे मेहमान हैं जो कि ग्वादर एक्सपर्ट है और ग्वादर को बहुत बेहतर जानते हैं कि ग्वादर अभी इस वक्त कहाँ पर खड़ा है, और जो बातें हमें ग्वादर के बारे में सुनने को मिल रही हैं कि ग्वादर तरक्की करेगा, कब करेगा तरक्की, की हम इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आऊँगी राना साहब आपकी तरफ। एज़ यू नो कि प्रॉपर्टी एक बड़ा खुश्क सा ड्राई सा टॉपिक है। इससे पहले भी मैंने आपसे कहा कि काफ़ी ज़्यादा हमने चीज़ें डिस्कस कर ली, अब कुछ बचा नहीं है डिस्कस करने के लिए, लेकिन इश्यूज़ वहीं के वहीं खड़े हैं। तो किस तरह की आपको फेस करनी पड़ी ये चीज़ें, या कौन कौन से केसेस आपके पास आए प्रॉपर्टी रिलेटेड? देखिए, आपके लिए ड्राई होगा, हमारे लिए तो ड्राई नहीं है। हमारे लिए तो ये टॉपिक जो है फेवरेट टॉपिक है रिगार्डिंग लिटिगेशन जो सिविल है। केसेस के मल्टीपल नेचर्स हैं, अगर आप और हर शहर में ये इनकी नेचर चेंज हो जाती है। पाकिस्तान के हर शहर में जिस तरह लाहौर है, यहाँ पे प्रीएम्पशंस के नहीं होते, यहाँ रेंट के मैटर ज़्यादा होते हैं। आप किसी और जगह पे चले जाएँ, प्रीएम्पशन होता है कि कोई आपके साथ लगने वाला अटैच्ड ज़मीन जो है वो कोई बेचते हैं, आपसे आपको पूछे बगैर, तो वो फिर आप उसके लिए खिलाफ प्रीएम्पशन का सूट कर सकते हैं। मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं। आजकल तो लाहौर में जो सबसे बड़ा इशू है ख़ास तौर पर वो ये है कि जो प्राइस हाइक जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अभी लोग एग्रीमेंट करते हैं तो मीनवाइल प्राइस बढ़ जाती है, फिर लोग लिटिगेशंस में आ जाते हैं। अभी रिसेंटली अभी सिर्फ लाहौर के एक ही जो हमारा हाउसिंग सोसाइटी है उसमें 3,000 से 4,000 के दरमियान जो है ना वो केसेस फाइलों में स्टे लगे हैं। वो सिर्फ प्राइस बड़ी तेज़ी की बढ़ने की वजह से, और जब जहाँ प्राइस ज़्यादा बढ़ती है वहाँ लिटिगेशन भी बढ़ जाती है। और दूसरा ये कि जो रिसेंट एरा में सबसे बड़ा इशू बना है वो विद इन फैमिलीज़ है। पहले पाकिस्तान में विद इन फैमिलीज़ जो है लिटिगेशन कम होती थी, मगर अब जो है विद इन फैमिली जो है जैसे किसी की डेथ हो जाती है, इनहेरेंट जो प्रॉपर्टी करते हैं या मल्टीपल अदर इश्यूज़ हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे में जो है ना वो जो है एक तो जो ग्रीडीनेस है और जो मटेरियलिज्म है वो चीज़ें हमारे बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से लिटिगेशन भी बढ़ती जा रही है और ईगो लिटिगेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह के मल्टीपल नेचर्स के जो केसेस हैं वो रहते हैं, मगर अल्टीमेट। अच्छा, भी अपने फैमिली की जो बात की है, क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था, जिस तरह से एक बंदा है जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है सारी, ठीक है, वो फिर अपनी सेकंड मैरिज कर लेता है, तो उस खातून के जो बच्चे होते हैं क्या वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसकी जायदाद को लेकर? देखिए, इसमें आपको सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ। एक तो जिंदा बंदे की कोई विरासत नहीं होती। विरासत होती है मैयत की। व्हेन समबडी डाइज, तो वो मैयत की शक्ल में जब मर जाता है, उस दिन आपने देखना है जिस वक्त वो मैयत की शक्ल में है कि उस दिन उसके सर्वाइविंग लीगल हेयर्स कौन है, कि उस दिन उसकी बेवगान में कौन कौन है जिसको डाइवोर्स नहीं है, डाइवोर्स वाली को नहीं मिलता। हाँ, उसके बाद ये कि उसके बच्चे जो उसके हैं, जिसकी डेथ हुई है, उसके बच्चे कौन हैं, उसके पेरेंट्स जिंदा हैं, फिर वो जो है उसके लीगल हेयर्स होते हैं जिस वक्त वो मैयत की शक्ल में होता है। मैयत की विरासत होती है, ठीक है, किसी शख्स की विरासत, यानी उसको फिर डिवाइड कर दिया जाता है उनके बीच। जो भी उनका इस्लामिक शेयर, अगर नॉन मुस्लिम है तो उनका जो अकॉर्डिंगली शेयर है उसके मुताबिक चीज़ें जो है वो मिलती हैं। अच्छा राना साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगी, और साजिद, क्योंकि आपने कहा कि जी आप ग्वादर एक्सपर्ट हैं, हमारे नाज़रीन को ग्वादर के बारे में बताइएगा और स्पेशली मास्टर प्लान के बारे में भी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवादर के हवाले से लोगों ने बहुत सारी अफवाहें बातें ना इस टाइम ना फैलाई हुई हैं गवादर के हवाले से। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि गवादर का जो मास्टर प्लान है फ़ेज़ 1 वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका हुआ है। वो फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब उसके ऊपर ये है कि वो जो गवादर बंदरगाह है उसके ऊपर जहाज़ आ रहे हैं और जा रहे हैं। गवादर में स्पेशली तौर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इस टाइम बिज़नेस हो रहा है। और सेकंड थिंग ये है गवादर का जो मास्टर प्लान है ये इसके 3 फेजेस बनाए गए हैं गवादर के मास्टर प्लान पे। फर्स्ट फेजेस जो कंप्लीट होना है वो 2025 में कंप्लीट होना है। सेकंड फेज़ कंप्लीट होगा 2030 में। और जो थर्ड फेज़ है 2030 है क्या चीज़? सन 2030 के अंदर। अच्छा ठीक है, 2030 में। और जो थर्ड फेज़ है वो होगा 2050 के अंदर। अब जो फर्स्ट फेज़ है वो तकरीबन अपनी इख्तितामी शक्ल के ऊपर पहुंच चुका हुआ है। अब 28 मार्च 2019 के अंदर इन्होंने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया है जो कि तकरीबन 4500 एकड़ पर मुहित है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और एशिया का सेकंड बिगेस्ट है। इसके अंदर ये है कि इन्होंने 3 साल का इसका टाइम दिया है कि 3 साल के अंदर इसको कंप्लीट करना है। अब ये 3 साल होपफुली ये 2022 के एंड में या 2023 के स्टार्ट के अंदर ये एयरपोर्ट कंप्लीट हो चुका जाएगा। तकरीबन उसके ऊपर 50 से 60% काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब जिस टाइम देखें ना अब लेकिन अभी वो 2030 को तो टच भी नहीं किया है ना? नहीं, अभी वो देखें ना न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट थी जो कि तकरीबन 2018 के अंदर उसने एक शाया की थी। मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी थी। उसने कहा था कि पाकिस्तान जो है 2030 तक जब गवादर पोर्ट ऑफिशियली कंप्लीट हो जाएगी, फुल हो जाएगी, दुनिया की तकरीबन 80% जो एक्सपोर्ट है ना वो पाकिस्तान गवादर पोर्ट से और बिन कासम पोर्ट कराची से होगी। मैं आपको बता रहा था कि जो एयरपोर्ट है वो अब तकरीबन कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है और मेरा ख़्याल है कि 2022 के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखें ना, आप एक जगह एक अच्छी सी स्कूल बना दें और उसको एक्सेस ना दें तो वो कभी भी नहीं हो सकता कि वो स्कूल या कोई भी बिल्डिंग हो वो कामयाब हो जाए। इसी तरीके से गवादर को जब तक आप एक्सेस नहीं देंगे लोगों की तरफ। अब देखें, अगर मुझे गवादर जाना होता है तो मैं पहले फ़्लाइट लेता हूँ कराची की, कराची से फिर 5 घंटे का स्टे होता है, फिर उसके बाद फोकर त्यारा जाता है गवादर के अंदर। वो जेट त्यारा से शुरू नहीं किए हुए ग्वादर की तरफ? ग्वादर में मैं बता रहा हूँ, मगर वो डायरेक्टली नहीं जाता ना लाहौर से, पहले कराची में स्टे होता है। इसी तरह जो मोटरवे M8 वो अभी तकरीबन बनने वाली है और उसके ऊपर काम हो रहा है। जैसे ये चीज़ें बनेंगी फिर लोगों का जो रुझान है गवादर की तरफ बहुत ज़्यादा होगा। अब हर बंदा कहता है कि उसका टाइम जो है ना वो वेस्ट ना हो, एज सून एज पॉसिबल वो अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाए। अब जैसे ये एयरपोर्ट कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह गवादर जो है बहुत ऊपर चला जाएगा। इंशाल्लाह ग्वादर जो है वो बहुत ऊपर चला जाएगा और ग्वादर पर भी मज़ीद बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है खालिद अवान साहब ने जो कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं। प्रॉपर्टी में इस वक्त क्या चल रहा है ये उनसे जानते हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है अभी प्रॉपर्टी का काम जो है? जी अभी तो जो हुकूमत की पॉलिसीज़ में कुछ चेंजिंग आई तो उससे प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी बेटर हुआ है। उसमें फ़ॉरेन फंडिंग भी बहुत ज़्यादा आई है रोशन पाकिस्तान के सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर। और स्पेशली आपको पता है DHA1 द वेरी सिक्योर वन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं और इन फ्यूचर जो है ये इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा आगे मूव करने वाली है इस सिलसिले में। और इसके अलावा इसी के सिलसिले में जो डिमांड्स भी इंक्रीज़ हुई हैं हाउसेस वगैरह में भी, इसी तरह नई सोसाइटीज़ के लिए भी डिमांड इंक्रीज़ हो रही हैं। बहरहाल थैंक्स टू द गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ने आफ्टर 3 इयर्स के बाद अपनी गवर्नमेंट्स में ये चीज़ रियलाइज़ की कि अल्टीमेटली द बेस्ट वे टू यानी गवर्नमेंट जो है वो अच्छी बेहतरीन फैसिलिटेट कर रही है स्पेशली प्रॉपर्टी बिजनेस को। राइट। तो कुछ गिनी चुनी सोसाइटीज़ हैं जिनमें काम अच्छा चल रहा है लेकिन बाकी जो सोसाइटीज़ हैं उनका क्या कहते हैं और बायर है मार्केट में? जी डेफिनेट बायर है, लेकिन अब देखिए बायर अब जो मीडिया का दौर है, अवेयरनेस का दौर है, तो बायर जो पर्टिकुलर सोसाइटीज़ में जाता है जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी होती है। अब वो वाले मामलात नहीं रहे जो पहले होते थे कि जिसमें अननोन होते थे बंदे, इन्वेस्टमेंट्स का पता नहीं होता था,
तो अभी आपने जैसा कि कहा कि पर्टिकुलर सोसाइटीज़ में हो रही हैं, तो इसलिए कि जिनके नेम हैं, जो काम करते हैं, जो काम करके दिखाते हैं, जो डिलीवर देते हैं, अब सिर्फ उन्हीं का काम चलता है। बाकी जो मतलब ऐसे वैसे हैं जिन्होंने मतलब सिस्टम में नहीं है सही, तो या उनका स्लो वर्किंग है, वो उनके लिए अभी इस वक्त सर्वाइवल मुश्किल है। इसीलिए जो ब्रांड्स बन चुके हुए हैं, DHA एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बिकॉज आई एम रिलेटेड टू द DHA फ्राम द 20-25 ईयर वर्किंग देयर। तो अब वो मतलब उसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए कोई मतलब हेजिटेशन फील नहीं करते। लोगों को बेसिक नीड्स तो मिल नहीं रही हैं, पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, ठीक है, और इसके अलावा सीवरेज का सिस्टम भी आपके सामने ही है। किस तरह से सोसाइटीज़ जो हैं वो इस चीज़ को ओवरव्यू कर सकती हैं? देखिए, सोसाइटी ने ये जो काम है ये रेगुलेटर्स के हैं कि जो भी हमारी अथॉरिटीज़ इन सोसाइटीज़ को रेगुलेट करती हैं, ये उनका काम है कि वो उनको रेगुलेट करके उसके बगैर जो है, क्योंकि होता तो यही है कि अब ये अनाउंस करते हैं साथ ही उसकी सेल परचेज़ शुरू कर देते हैं, हालांकि उनकी जो वो रेलिवेंट जो सोसाइटी है उनके अभी वो अप्रूव भी नहीं हुई होती। तो जब तक उसकी रेगुलेटर अच्छे तरीके से और सख्ती के साथ उन चीज़ों को लेके चलेंगे तो वो अच्छे तरीके के साथ चीज़ें तो चलती हैं। हुकूमती सतह पर किस तरह से काम इसको देखा जा सकता है, क्योंकि हुकूमत अगर सिर्फ इस्लाहात करके दे देगी तो वो काफ़ी नहीं है ना? नहीं, गवर्नमेंट ने इदारे इसीलिए बनाए। अगर लाहौर है तो उसकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो गुजरांवाला उसकी अपनी तो जो है। डेवलपमेंट अथॉरिटी वो करती क्या है? अभी हमने पिछले प्रोग्राम में भी बुलाया था एक मेहमान को जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर थे, कुछ खास तो नहीं हो रहा उनके पास? नहीं, वो कुछ भी नहीं अभी, बल्कि इन्होंने जो प्रोजेक्ट किए हैं, अभी लाहौर के जो प्रोजेक्ट इन्होंने 40 साल पहले शुरू किए थे, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। हालांकि जो प्राइवेट अथॉरिटीज़ हैं, जो नाम अभी यहाँ लिए भी गए हैं, वो अभी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करती हैं, तो उनका साथ ही सारा काम भी हो जाता है। तो इनको ये भी है कि उसकी वजह ये है कि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है अभी ख़ास तौर पे जो लाहौर है, इसमें करप्शन की तो बेताज बादशाह ये इदारे बन चुके हैं, मगर उसके साथ साथ ये कि चीज़ों को रेगुलेट बेहतर तरीके से नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से सोसाइटीज़ का मौजूदा ये हाल है कि उससे नुकसान ख़ास तौर पर ये होता है कि आपका जो शहर है वो उसकी जो अभी आप देखते हैं कि सफाई और बाकी मामला जो हैं वो भी नीचे चले जाते हैं, तो उसकी वजह से इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी कम हो जाती है। अब जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है लाहौर की, ख़ास तौर पर उनकी सोसाइटीज़ के अंदर भी लोग इन्वेस्ट करने से घबराते हैं कि वहाँ पर, क्योंकि एक तो टाइटल डॉक्यूमेंट्स जो उनकी अपनी कस्टोडियन वो होती है, वहाँ पर भी वो देखा जाता है कि 2-2 4-4 उन्होंने सम फाइल्स के अंदर मालिक बना दिए होते हैं। ऐसे ही। और फिर ये है कि वो पोजेशंस के इशू को भी उनको प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते, फिर उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बेहतर तरीके से नहीं देखा जाता। तो जिन इदारों की वो सही फरमा रहे थे खालिद साहब कि क्रेडिबिलिटी जिस इदारे की बेहतर है वहाँ लोग इन्वेस्टमेंट, अगर कोई हमसे भी पूछता है जो, तो हम भी कहते हैं कि यार ये 2-3 जो सोसाइटीज़ हैं इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वहाँ कब्ज़ा नहीं होगा। दूसरा ये कि टाइटल बिला वजह जो है वो आपका कोई जाली तरीके के साथ ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो जब इदारे की क्रेडिबिलिटी है तो इन्वेस्टमेंट्स भी वहाँ पर बढ़ जाती हैं। आप देख रहे हैं कि लाहौर में एक इदारा जो है जिसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, उसके फेस पे फेस बनते जा रहे हैं। वो इसीलिए है कि लोगों की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ज़्यादा है और रेट्स भी उस वजह से हाई हो जा रहे हैं। क्योंकि जो इरा अब आ रहा है, चाहे उसमें हमारा प्रोफेशन है या प्रॉपर्टी है या कोई भी है, वो सर्विसेज है। जो भी इदारा बेहतर सर्विस प्रोवाइड करेगा और टाइमली प्रोवाइड, लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे और उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सही। अच्छा साजिद, जिस तरह से LDA की बात हुई, GDA के बारे में बताइएगा। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो अपना बेहतर काम कर रही है इस टाइम। जो गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है इस टाइम, उसे ये बेसिकली कोशिश कर रहे हैं उसको कंप्यूटराइज़ किया जाए, ताकि वन विंडो के ऊपर आपको हर फैसिलिटी मिल जाए। आपकी ट्रांसफ़र है, आपकी रजिस्ट्री है, वन विंडो के ऊपर हो। अभी उसके ऊपर वर्किंग जारी है, उधर वो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। और ये 2017 में कुछ इस तरह हुआ है कि गवादर के अंदर लोगों ने एक प्रॉपर्टी की ज़ुबान में बोलते हैं सट्टेबाजी चली थी, जिसके अंदर क्या हुआ था, हर बंदे ने जिसकी ज़मीन है उसने अपनी मुंह मांगी कीमत मांगी थी और लोगों ने लिया है। तो उससे क्या हुआ कि लोगों के करोड़ों रुपया डूबा भी है और लोगों को करोड़ों रुपए का प्रॉफिट भी हुआ है। बट GDA ने अब क्या कर रहे हैं कि हर जो चीज़ है उसको जिसकी ज़मीन हो, अब पहले क्या होता था कि लोग ट्रस्ट बेस के ऊपर लोगों से ज़मीन ख़रीद लेते थे। एक गवादर का 4 में नाम है एक गवादर का, उस हवाले से कि गवादर का किसी ने अगर कहा कि मेरे पास इतने एकड़ है, वो उससे ख़रीद लेते और उसकी मुंह मांगी कीमत पे। तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि उस टाइम उधर जो जगह है वो किस लोकेशन के ऊपर है और उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है उसकी। अब ये है कि जैसे ये जिस तरह का जदीद डिजिटल दौर है, अब लोगों को चाहिए अगर कोई बंदा गवादर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उससे चाहिए कि सबसे पहले वो गवादर में जाके देखे, खुद देखे कि गवादर है क्या। लेकिन जो यहाँ पर ऑथराइज्ड डीलर हैं ना, लोग उन पर ट्रस्ट भी करते हैं, ठीक है, कि ग्वादर के अंदर ये चीज़ है, लेकिन वो चीज़ तो होती है वहाँ पर,
उस नाम के 5-5 बंदे निकल आते हैं। नहीं, अब आपको मैंने कहा, जैसे आपको मैंने बताया ना, 2017 तक ऐसे ही चलता रहा है गवादर के अंदर कि एक एक जो ज़मीन है वो 5-5 10-10 बंदों को भी उसकी फ़र्द निकली हुई है। बट अब क्या हुआ है, अब ऐसा नहीं है। अब देखें गवादर के हवाले से ना, अब इन्होंने गवादर को जितनी ये सिक्योर करेंगे, सिक्योरिटी देंगे, उतना ही पाकिस्तान का और चाइना का फ़ायदा है। अब देखें ना, गवादर के अंदर कोई भी इस तरह का करप्शन व प्रॉपर्टी के हवाले से होता है तो वो पाकिस्तान बदनाम नहीं होता, उससे चाइना भी बदनाम, चाइना भी इफेक्टेड होता है, चाइना भी इफेक्ट होता है। तो इसलिए अब चाइना ने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिए और गवादर के अंदर बहरहाल एक अच्छी चीज़ ये है कि अब लोग ट्रस्ट करना शुरू हो गए हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा कि जो लोग गवादर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सिर्फ सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन ना करें, उधर जाके एक्चुअल देखें कि गवादर है क्या। जब वो उधर देखेंगे तो उनका एक विजन जो है वो और क्लियर हो जाएगा कि गवादर है कैसा। तो गवादर में जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है वो पहले गवादर जाए और उसके बाद उसको इन्वेस्ट करे। यानी मतलब आप जाएं और अपनी चीज़ देखें और उसके बारे में पूरी वेरिफिकेशन करें और फिर इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा खालिद साहब, अभी जो है जिस तरह से आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता था कि यार बस अपना प्लॉट ले लिया, कंस्ट्रक्शन कर ली, घर बना लिया। अभी आप देख रहे हैं कि आबादी का फैलाव भी बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। लोगों का अब माइंडसेट क्या है? वो अभी भी घरों की तरफ आ रहे हैं या अपार्टमेंट्स की तरफ या हाई राइज बिल्डिंग्स की तरफ आना शुरू हो गए हैं? एक्चुअली ये डिफरेंट सिटीज़ का डिफरेंट कंसेप्ट चल रहा होता है स्टार्ट से ही। अब आपको पता है फ़ॉरेन में ज़्यादा लोग फ्लैट्स को लाइक करते थे बिकॉज दीज वन आर द सिक्योर ना, अपार्टमेंट्स वगैरह वेरी सिक्योर होते हैं, एक इंटरेस्ट होती है, मतलब सारा सिस्टम मतलब उसमें चल रहा होता है। इसी तरह हमारा कराची का कुछ कल्चर भी इसी तरह का डेवलप था। लेकिन बेसिकली अगर पंजाब की तरफ आएँ तो यहाँ पर लोग ज़्यादातर इस कंसेप्ट में होते हैं कि ज़मीन भी अपनी होनी चाहिए, ताकि ऊपर छत भी अपनी हो और ज़मीन भी अपनी हो, ये कंसेप्ट था। लेकिन अब जो वक्त चेंज हो रहा है, जब आबादी बढ़ रही है, उसकी वजह से अब आगे अपनी एग्रीकल्चर लैंड को भी बचाना है। तो इस सिलसिले में जो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर जब चला जाए तो वो ये चीज़ मूव हो रही है कि फ़्लैट्स में चला जाए। और फ्लैट्स अब बंदे की असेस में आ रहे हैं। एक्चुअली अब जो घरों की प्राइस है, अगर सपोज़ 5 मरले के घर, प्लॉट और घर की तरफ चले जाएं तो वो 1+ के राउंड अबाउट बंदा चला जाता है एवरेज में। तो अब रेदर दैन उसके कि अगर एक छोटी फैमिली है, उसने एडजस्ट होना है, तो उसके लिए 2 बेडरूम का फ्लैट जो होता है एनफ है, तो वो उसका तकरीबन को 35 to 40 की कास्ट करता है। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता लाहौर में जो ट्रेंड चल रहा है फ्लैट्स का हो रहा है। बाकी लोकल जो अभी छोटे सिटीज़ हैं वहाँ पे अभी फ्लैट्स का कंसेप्ट नहीं है। शहरों के अंदर मतलब जो बड़े सिटीज़ हैं उनके अंदर है, जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ये कंसेप्ट मूव हो रहा है। और नेक्स्ट आप देखेंगे चंद सालों के बाद की हाई राइज बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट होगा। अभी भी इस वक्त तकरीबन आपका लाहौर का जो गुलबर्ग एरिया है ये मैक्सिमम कन्वर्ट हो रहा है हाई राइज बिल्डिंग में, डिफरेंट अपार्टमेंट, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है और कमर्शियल से हट के भी कुछ ज़रूरी नहीं है। मतलब कुछ तो बड़े रोड्स हैं जहाँ पे कमर्शियल चल रहे हैं, उन रोड से हट के जो अंदर है वो टोटली जो है फ्लाइट सिस्टम और लग्जरी फ्लाइट हैं, और वो भी बहुत अच्छे डेवलप हुए हैं, जिनमें जिम वगैरह और आपके स्विमिंग पूल्स और मतलब इस तरह टेनिस कोर्ट्स वगैरह तक भी मैंने देखे हैं यहाँ पे बने हुए ना अपना लाहौर में। तो ये एक बड़ा एक अच्छा ट्रेंड है और इसमें जो अक्सर जो फ़ॉरेन के लोग हैं वो ज़्यादा बने बनाए पे चले जाते हैं, क्योंकि वो एक ईजी असेस होता है कि एक चीज़ बाय की और शिफ्ट हो गया। बिल्कुल सही। अच्छा साहब, मैं अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी, लेकिन आज भी यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन विद अ कप ऑफ टी। और चाय भी इंजॉय की जा रही है। ब्रेक में चाय आ गई थी और ब्रेक पर जाने से पहले राना साहब जो है ना कुछ अपना पॉइंट भी देना चाह रहे थे। जी राना साहब, ओवर टू यू। देखिए, आप हाई राइज बिल्डिंग की बात करें तो पहले लाहौर में ये भी इशूज़ थे कि क्वालिटी सर्विसेज नहीं थी। अब जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें क्वालिटी, बेसिक जो क्वालिटी सर्विसेज हैं, क्योंकि कहीं पानी का इशू आ जाता तो कहीं बिजली का इशू था, बारिश हो जाए तो मल्टीपल इश्यूज थे। तो अब जो हाई राइज बिल्डिंग है वो क्वालिटी सर्विसेज के साथ आ रही हैं। तो लोगों को, मैं पहले भी कह रहा था, सर्विसेज का दौर है, क्वालिटी चाहिए। तो जब जो बिल्डिंग्स हाई राइज आज भी जिनमें लिफ्ट, इवन के लिफ्ट के प्रॉब्लम्स होते थे, अब लाइट नहीं है तो लिफ्ट ऑपरेशनल नहीं होती, तो दीज आर मल्टीपल इशू जिनकी वजह से हाई राइज बिल्डिंग लाहौर में कामयाब नहीं थी। अब बिल्डिंग वही कामयाब हो रही है। दूसरा, जो गवर्नमेंट मेरे ज़ाती ख्याल से एक काम गलत कर रही है, प्रॉपर्टी की जो प्राइजेस हम जहाँ पे लेके जा रहे हैं
वो इंतहाई गलत है। उसकी वजह से ये जंप बहुत है उनके जंप, उसका रीज़न ये है कि हर जो है पाकिस्तानी शहरी जो है ज़्यादातर वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे मुल्क को फ्यूचर में नुकसान होगा। प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट जो है, हालांकि बजाय कि वो की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो, उसकी वजह से यह है कि अल्टीमेटली जो बेचारा बायर या सैलरीड पर्सन है, वो जब प्रॉपर्टी ख़रीदने जाता है तो वो 17-18 लोगों ने जो आपस में सेल परचेज़ की होती है, इन्वेस्टर्स ने, वो अल्टीमेटली वो पे करता है। यानी रोज़गार भी लोगों को नहीं मिल पाता। अच्छा राना साहब, कुछ ऐसा भी है कि कुछ लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं, मतलब अपने पैसे, तो 90% यही हो रहा है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो अब जिस तरह ये नई सोसाइटी आती है कुछ और, उसमें यही होता है कि वो उसमें से एक सेल करता है, दूसरा, तीसरा, मैं तो कह रहा हूँ 17-18 लोगों से वो फाइल या प्लॉट निकल के अल्टीमेटली बेचारा वो ख़रीदता है, उन सब का प्रॉफिट वो पे करता है जो जिसने वहाँ के घर बनाना है। तो हमें इस चीज़ को भी कंट्रोल करना चाहिए पाकिस्तान में कि प्रॉपर्टी के उसका रीज़न क्या हो रहा है। मैं बहुत से ऐसे क्लाइंट्स को भी जानता हूँ जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री बंद करके पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया या बाकी मामलात में इन्वेस्ट कर दिया। तो लोगों को नजर आते हैं ना 4 पैसे वहाँ यहाँ आ पे रहे हैं। प्रॉफिट, तो इसलिए आपको इसका मार्जिन, क्योंकि देखें जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनका काम है कि मुल्क के अंदर भी नज़र रखें कि फ्यूचर में क्या करना है, आउट ऑफ रीच ना हो जाए, चंद लोगों के अलावा लोग घर ही ना बना सकें। अभी भी जिस तरह वो कह रहे हैं कि 5 मरले है तो लाहौर में वो 1+ पे चला गया हुआ है। इस चीज़ को भी स्टेक होल्डर्स को मद्देनज़र रखना चाहिए कि प्रॉपर्टी आउट ऑफ रीच ना लोगों की चली जाए, क्योंकि उसकी वजह से इंडस्ट्री भी बंद हो रही है, आपके बाकी मामलात भी हैं। आप फिर कहते हैं टेक्सटाइल नहीं है, तो हर बंदा जब पैसा उठा के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा तो बाकी चीज़ें तो बंद होंगी ना, बंद होंगी। और पूरी दुनिया में आप देखते हैं, अगर आप यूरोपियन चले कंट्रीज़ में हम नहीं जाते, हम एशियन कंट्रीज़ में देख लेते हैं, उसमें प्राइजेस जो हैं उनको कंट्रोल किया जाता है कि वो अभी हमारी ये जो नियरेस्ट जो कंट्रीज़ भी हैं, गल्फ़ कंट्रीज़, वहाँ पे भी प्राइजेस आज से जो 10 साल पहले थी 10-15-20% फ्लक्चुएशन के साथ वहीं खड़ी हैं, मगर हमारे यहाँ 2-3 साल के बाद प्राइजेस डबल हो जाती हैं। ठीक, आप यकीन करें कॉन्सेप्ट हमारे मतलब डीलर हजरात में या प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों का ये होता है 3 महीने के अंदर बयाने पे चीज़ का जंप लगा देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि वो इसी वजह से वो अल्टीमेटली फिर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ये तो गवर्नमेंट का काम है कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसके मुताबिक जो चीज़ों को आगे लेके चले, ताकि ये ना, अब ख़ास तौर पे मौजूदा गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने, कुछ हाई राइज बिल्डिंग तो चले इस वक्त लाहौर की ज़रूरत है, शहर की खूबसूरती भी बढ़ती है, और अगर वो उनको रेगुलेट अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो दिस इज़ वन ऑफ शहर की खूबसूरती पर मैंने एक क्वेश्चन करना है आपसे साजिद साहब। ग्वादर के बारे में लोग काफ़ी डरते हैं, और क्योंकि फ्रॉड का बड़ा मसला है वहाँ पर, नई इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा घबराते हैं लोग, क्योंकि आप वहाँ पर जानते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो क्या समझते हैं ग्वादर में बेस्ट टाइम कौन सा है इन्वेस्टमेंट का? देखिए, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि ग्वादर में लोग चीज़ लेने से अब डरते भी हैं। तो जो जैसे कि 2017 में मैंने आपको बताया था, लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड भी हुआ, मगर लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी हुआ। जो बेस्ट टाइम मैं जो समझता हूँ ना कि ग्वादर के अंदर इन्वेस्टमेंट का, वो ये टाइम है कि इस टाइम लोगों को ग्वादर के अंदर अगर वो इन्वेस्ट करेंगे कि 2 या 3 साल बाद वो उसको पता चल जाएगा, उनकी जो लैंड है, ज़मीन है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो डबल ट्रिपल इंशाल्लाह हो जाएगी। क्योंकि जब एयरपोर्ट बन जाएगा ना, जब आपको नहीं, अभी राना साहब यही बात कर रहे थे ना आप, इन्होंने क्या बात की, डबल ट्रिपल इंशाल्लाह हो जाएगी, लालच बीच में क्यों देते? नहीं, ये देखें ग्वादर, चलो उनका तो कहना ठीक है। देखिए वो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, हमारे पास भी गएगा, हम तो एक्सपेक्टेड चीज देंगे, एक्सपेक्टेड चीज, तो वो इसको फोर्स सीक कर रहे हैं ना, तो लेकिन हमारा माइंडसेट भी बन चुका है ये नहीं, वाला। तो वो तो नेचुरल है ना, वो सरप्लस अमाउंट किसी के पास भी है तो वो जाके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट। देखें, जिसने भी इन्वेस्ट करना उसके माइंड में यही होता है ना कि उसकी इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल हो जाए। तो देखें, जब एयरपोर्ट बन जाएगा और उसके बाद लोगों की एक्सेस हो जाएगी ग्वादर के अंदर, तो हर बंदा ही ग्वादर जाएगा, और ग्वादर एक शाम, देखें बंदा खरीद लेगा, वहाँ पे घर बना लेगा, बिल्कुल ईजी है। इस टाइम ग्वादर के अंदर आप, लाहौर से सस्ता होगा ग्वादर, बहुत सस्ता है इस टाइम ग्वादर, यानी ग्वादर की प्रॉपर्टी लाहौर से सस्ती होगी, सस्ती इस टाइम भी। आप अगर ग्वादर के अंदर 510 बिजली ना गैस, नहीं गैस बिजली, देखें बिजली जो है ग्वादर के अंदर है, ठीक है। पिछले दिनों जो प्रॉब्लम आई थी ग्वादर के अंदर बिजली की, मगर उन्होंने सॉल्व कर दी। अब उधर ये है कि ग्वादर के अंदर पानी का प्लांट लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट सरकारी पानी देगी, और काफ़ी जगहों पर ऐसा है। अब आपने बात की कि ग्वादर की जो प्रॉपर्टी है वो लाहौर की निस्बत कॉस्टली है कि कम है। अब मैं आपको बता दूं कि ग्वादर में जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर, जैसे आप लगा लें समंदर से कोई 1 किलोमीटर दूर
इतनी दूर जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर आपको जो प्लॉट है 500 गज़ का वो 5 मिलियन टू 60 मिलियन के अराउंड मिल जाता है 500 गज़ का, एक कनाल का। अब आप मुझे ये बताएं कि लाहौर के अंदर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाहौर में तो 2 करोड़ की आबादी है। लाहौर में एग्जैक्टली ये बात करें ना, हाँ, हर तरह की फैसिलिटी है यहाँ पर लाहौर। वो तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, फैसिलिटीज बढ़ेंगी, अल्लाह करे हमारा ये ग्वादर बहुत तेजी से तरक्की इंशाल्लाह। फैसिलिटी के हवाले से मैं आबादी ग्वादर की तरक्की के अलावा हमारी उससे और बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता हैं, ख़ासतौर पे उसकी जो पोर्ट है इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल। दूसरा ये है कि उसके जो नेबरिंग कंट्रीज है उन्होंने कोशिश करनी है कि ये पोर्ट आबाद ना हो, और दूसरा आपका डीप सी है वो। अब कुदरती तौर पर उधर ऐसा है कि गवादर कुदरती तौर पर ऐसा है कि 125 जहाज एट अ टाइम लंगर अंदाज हो सकते हैं। 125 जहाज जिसको ये कंप्लीट कर रहे हैं, क्रेनें वगैरह लगा रहे हैं गवादर में ना इस वक्त। अब आप कह रही हैं फैसिलिटी के हवाले से, अब देखें गवादर के अंदर जो यूनिवर्सिटी हैं वो भी आ चुकी हुई हैं, VU भी आ चुकी हुई है, इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी आ चुकी हुई है, और जो फैसिलिटी है वो अच्छे तरीके से गवादर में दी जा रही है। मुझे मुख्तसर बताइएगा कि सोसाइटीज़ का क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है वहाँ पर? सोसाइटीज़ में काम जो है वो सही चल रहा है, तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चल रही है? सोसाइटीज़ जो तो हैं गवर्नमेंट की सोसाइटीज़, उनके अंदर तो काम जो है बहुत तेज़ी के ऊपर चल रहा है। जैसे सिंघार हाउसिंग सोसाइटी पर, सिंघार एक पहाड़ के ऊपर एक सोसाइटी है, वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से, और वहाँ पर एक सनसेट पार्क बनाया है जहाँ पर सूरज गुरूब होने का नज़ारा इतना खूबसूरत है कि लोग बड़ी दूर। अब देखें ना, गवादर सिर्फ आपको ये नहीं है कि पोर्ट है वहाँ पर, गवादर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। गोल्डन सैंड बीच है हमारे पास, उसके अंदर इतने प्यारे बीच है, नीला समंदर। और गवादर के अंदर मैं आपको बात बताऊं कि गवादर का जो पानी है 4 रंग बदलता है। जैसे जैसे सूरज का रंग बदलता है वैसे वैसे गवादर के पानी का रंग भी बदलता है। ये बड़ी दिलचस्प बात बताइए कि गवादर का पानी 4 रंग बदलता है गवादर का पानी, खूबसूरत। अब देखें, और अब लास्ट में आपको बात करूं कि GDA ने, अब देखें एज पर GDA इंस्ट्रक्शन आप गवादर में अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले GDA से, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी से NOC लेना होगा। ये बात LDA भी कहेगा कि हमारी परमिशन के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता, कि सारा कुछ हो रहा है। नहीं, GDA भी कहता है वैसे। GDA ने नहीं है, KDA, CDA, LDA सारे कहते हैं, बट ये गवादर में इन्होंने उसमें कोई लोगों को ये रिलीफ नहीं। अभी लोगों की आबादी वहाँ नहीं हुई, जब होगी फिर देखेंगे। अल्लाह करे कि इनकी बात सच हो इंशाल्लाह ऐसे ही मगर होगा। पाकिस्तान है, मुश्किल है। दूर के ढोल सुहाने होते हैं। नहीं, उम्मीद पर दुनिया कायम होती है, इसलिए हम उम्मीद अच्छी कर सकते हैं कि पाकिस्तान, देखें गवादर के हवाले से हमारी गवर्नमेंट कोई रिस्क लेना पसंद नहीं करेगी। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा इस्लामाबाद में जहाँ सारे आपके डिप्लोमेट्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वहाँ सब कुछ हो रहा है। देखिए, अब हम पेट्रोटिक हैं, वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और कोई भी नहीं चाहता कि गवादर तरक्की ना करे। हम चाहते हैं कि गवादर तरक्की करे, लेकिन यह है कि हमारे इदारों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से दुख होता है। थोड़ा बेहतर करेंगे, हम इतनी जरूर उम्मीद रखते हैं, इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद तो है। अच्छा खालिद साहब, क्या कहेंगे आप गवादर पे? जो इन्होंने कहा उससे इत्तेफाक करते हैं आप? गवादर एक अल्टीमेटली गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए भी, और चाइना के लिए भी, और जितने मुल्का कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी। और पाकिस्तान का तो फ्यूचर जो है डिपेंड्स कर रहा है अब इस वक्त गवादर के ऊपर। आई पर्सनली टू मैनी टाइम द विजिट ना गवादर, और हमने इन्वेस्टमेंट भी की है, करवा भी रहे हैं गवादर में। डूबी तो नहीं आपकी इन्वेस्टमेंट? ठीक है ना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पैसे बने आपके वहाँ? नहीं, हमने तो देखिए, हम तो अपने क्लाइंट्स का भी केयर करते हैं, अपनी भी केयर करते हैं, इन सारी चीज़ों को देख के करते हैं। मतलब ऐसे नहीं था, उसमें यह था ना कि कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, जिस तरह भाई साहब ने बताया, तो लोगों ने वो फिर दूर रकबे ले लिए ना गवादर का नाम सुन के। हालांकि गवादर से वो 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर थे, मतलब आते उसी प्लान में थे, लेकिन वो फ्यूचरिड प्लान था। जो अभी जो क्विकली जो बनने वाला है वो सिंघार है, न्यू टाउन्स है, और इस तरह जो उनके सेंटर्स के अंदर आ रहे हैं, जो 0 पॉइंट बना हुआ है उसके दाएं बाएं जो आ रहे हैं वो जल्दी डेवलप हो जाएंगे। तो ये फ्यूचर है पाकिस्तान का जी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री एरिया भी बहुत बड़ा है, ऑयल इंडस्ट्री एरिया भी बन रहा है। इस तरह वहाँ पे इंडस्ट्री भी मूव होगी बहुत ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी उसी तरह से। यूनिवर्सिटीज़ भी जा रही हैं, वहाँ पे कॉलेजेस भी खुल रहे हैं। तो हर चीज़ को एक टाइम तो लगता है ना, ये तो नहीं होता कि रातों रात सब हो जाता है, एक टाइम लगता है उसमें एक टाइम रिक्वायर्ड है। लेकिन एक ऐसा सिटी बन के आ जाएगा कि दुबई भी देखेगा, वो भी लोग पूछेंगे, सिंगापुर हांगकांग वाले भी पूछेंगे। ठीक हो गया इंशाल्लाह। अच्छा, राना साहब कुछ कहना चाहेंगे प्रोग्राम के अख्ताम पे गवादर के बारे में?
देखिए, उम्मीद तो अच्छी की है आपने वैसे। नहीं उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। अगर वो कहते हैं अल्लाह करे जी इतना बिल्कुल चीज़ों को टाइम चाहिए होता है, मगर इनको चाहिए कि ग्वादर को दुबई की तरह प्रमोट करें और चीज़ों में बेहतरी लाएं। बहरहाल टू अ लाइटर साइड के अपने शहर के अलावा इन्वेस्टमेंट ज़रा मुश्किल होती है, लीगल साइड मुश्किल होती है लीगल साइड पे, क्योंकि बात ये कभी भी कोई इशू बन जाए तो वो फिर उसको टैकल करना मुश्किल क्योंकि आपकी फिजिबिलिटी, आपकी अवेलेबिलिटी नहीं होती। बिल्कुल, वो आपको फिर वहाँ पे एक और इशू बन जाता है ना कि वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना अपने शहर में और तरह से होता है। तो सिर्फ इतना। साजिद साहब जो है ना वो बात कर रहे थे उसकी मास्टर प्लान की, तो मैं खुद इफेक्टिव हूँ क्योंकि वहाँ पर ग्वादर में बहुत से लोगों ने ना फ्रॉड इस लिहाज से भी किया है कि ए चीज़ ले लो ये मास्टर प्लान चाह रही है, ले लो मास्टर प्लान चाह रही है। बिल्कुल ऐसे ही सही तो मैं भी होता देखिए, मगर वो भी गलत है। यहाँ पे केवी अटेम्प्टर मुश्तरी होशियारबाश होता है। तो जिस तरह खालिद साहब ने पहले भी कहा कि वहाँ से रकबे दूर दूर ले लिए, आपको पहले चाहिए कि वहाँ चीज़ों को चेक करें और ऑनलाइन चेक कर लें। आप क्यों क्या आप उस पे गूगल पे जाके गूगल अर्थ पे जाके चेक करें। और आप तो पढ़ी लिखी हैं, अगर हुआ फ्रॉड तो आप 2016-17 में मगर फ्रॉड पता कहाँ पे होता है, जहाँ इंसान लालच में जाता है। ये मैं आपको नहीं डेफिनेटली, और मैं अलल ऐलान कहती हूं, मैंने ना जब फ्रॉडी कभी वो कहते नहीं है फ्रॉडी भूखे नहीं बनेंगे जब तक लालची लोग मैंने राना साहब पता हुआ क्या? फ्रॉड क्या हुआ? जमीन आपके नाम पे हुई? जमीन मेरे नाम पर है, हुआ कुछ यूं। हाँ वो देखिए कमी बेशी रेट की जो होती है ना वो चल रहा है मेरा सारा मैटर ना। चले वो जब ग्वादर में मैंने 2 एकड़ ज़मीन ली तो मुझे ऑफर आ रही थी आप बेच देना। मैंने कहा नहीं इसके मतलब कमर्शियल काट के बेचूंगी, ठीक है। लेकिन अब इसका केस चल रहा है अभी, इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। और नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। उससे पहले मैं मानू का शुक्रिया कर दूँ। राना साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा हमारे बुलाने पर आप आ जाते हैं। साजिद साहब बहुत शुक्रिया, खालिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।